बच्चों आज की क्लास में हम आप लोगों को मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ाएंगे। ये 12th क्लास का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। जब भी आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वेक्टर से बच्चों कम से कम आप लोगों का 9 या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर रह जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चंस बनते हैं डॉट प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से, और उसके बाद ये यूनिट वेक्टर से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो पिछले क्लास में हम आप लोगों को एनसीईआरटी का जो 10.1 जो था हम उसको सॉल्व करा चुके हैं बच्चों। और उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के 10.2 में, ठीक है। तो 10.2 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, ठीक है। कह रहा है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग एनसीईआरटी का 10.2। उसके एग्जाम्पल को हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी के 10.2 का सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है। क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, इफ यदि a वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप एंड और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। कह रहा है ए वेक्टर कमा बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश है। कैसा सदिश है बच्चों? समान सदिश है। तो क्वेश्चन कह रहा है समान सदिश है तो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों जब भी इक्वल वेक्टर की कहानी आती है तो हम आप लोगों को बताए हैं कि इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट बन जाता है कि इसमें मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। यानी इसमें परिमाण भी समान होता है और दिशा भी समान होता है। तो परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं। तब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों आप लोगों का, तब इस कंडीशन में कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से बन के आएगा। सॉल्यूशन में हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश के लिए, समान सदिश किसे कहते हैं बच्चों? तो याद रखना इक्वल वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो बच्चों, सेम हो। मैग्नीट्यूड आपका क्या हो बच्चों, सेम हो। यानी परिमाण आपका क्या हो बच्चों, समान हो। परिमाण भी समान हो और डायरेक्शन भी समान हो, ठीक है। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए उनका, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के सेम होने के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, यानी परिमाण भी समान होना चाहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसी बात पर हम लिख सकते हैं कि जब ही ये दोनों चीज़ें अगर समान हो जाती हैं तो दोनों वेक्टर्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम आराम से लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा। हमेशा 11th और 12th के ऑब्जेक्टिव में इन्हीं पोर्शनों से मतलब क्वेश्चंस बनते हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होते हैं तो सेटर ये देखना चाहता है कि बच्चे अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आपको कहीं नहीं तो कहीं ये दिक्कत करता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हो गया तो हम आसानी से लिख सकते हैं बच्चों एक्स आई कैप प्लस ये 2j कैप
प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू आपका 2i कैप प्लस 4j कैप, अब प्लस के कैप दिया है तो के कैप के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो एक तरह से देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप लोग का 2 हो गया बच्चों, तो हम आराम से लिख सकते हैं बच्चों एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पे 2, एक मिनट, यहाँ पे वाई कैप, वाई जे कैप है, सॉरी बेटा, यहाँ पे वाई जे कैप है, इसको वाई लिख लीजिएगा, ये y। तो यहाँ पे 2 जाके किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, y के, यानी y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। और उसके बाद z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 2, ये आपके आंसर आ गए बच्चों। तो ये है बच्चों इक्वल वेक्टर का कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेकर चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि आपका ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 है बच्चों, लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 2i कैप प्लस जे कैप, 2i कैप प्लस जे कैप। तो कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि मतलब क्या, मतलब आपको जांच करना है कि मतलब आपको साबित करना है कि ये मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। पहले ये साबित करना है और उसके बाद ये भी आपको प्रूव करना है, आपको ये भी प्रूव करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर है या नहीं है। ए वेक्टर का बी वेक्टर ये आपस में इक्वल वेक्टर है कि नहीं है, तो ये इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश है कि नहीं है। तो आपको आसानी से साबित आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको ये साबित कर देते हैं कि इन दोनों का मोड बराबर है कि नहीं बराबर है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेकर चलेंगे, लिखेंगे चूंकि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, यानी किसी भी वेक्टर में अगर बात की जाए तो उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और किसी भी वेक्टर को स्केलर बनाना होता है तो स्केलर बनाने के लिए यानी उसमें से डायरेक्शन हटा देना, और डायरेक्शन हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो उसमें मोड लगाना पड़ता है। तो जैसे ही आप उसमें मोड लगाते हो बच्चों तो उसमें से डायरेक्शन हट जाता है, केवल मैग्नीट्यूड बच जाता है। यहाँ पे आई के आगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, और जब भी ये मोड लगता है तो ये आपका 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये केवल अब मैग्नीट्यूड बच जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी वेक्टर को स्केलर बनाना होता है तो उसमें मोड लगा देते हैं, यानी जब भी किसी वेक्टर में से डायरेक्शन हटाना होता है तो उसमें मोड लगाते हैं। तो मोड ऑफ ए वेक्टर का मान आप लोग का हो जाता है बच्चों √1 का होल स्क्वायर, 1 2 2 जा 4, यानी आपका हो जाएगा √5। ये मॉड ऑफ ए वेक्टर आ गया बच्चों। उसके बाद अब हम लोग चेक करते हैं अगेन दोबारा, दोबारा हम लोग चेक करते हैं। आपको दिया हुआ है बच्चों बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर में बच्चों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर उसमें आप मॉड लगाते हो तो उसमें का डायरेक्शन हट जाता है, केवल मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो जब हम मॉड लगाएंगे मॉड ऑफ बी वेक्टर तो ये हो जाएगा बच्चों √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि जे के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो आपका हो जाएगा बच्चों √4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर है, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और दोनों का मान आ गया बच्चों √5। बट लेकिन ए वेक्टर कमा बी वेक्टर आर नॉट इक्वल वेक्टर, ठीक है बच्चों। ये इक्वल वेक्टर क्यों नहीं है, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर समान सदिश नहीं है, समान सदिश
नहीं है, क्योंकि समान सदिश होने के लिए आपका आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट के साथ बराबर होना चाहिए और जे कंपोनेंट का जे कंपोनेंट के साथ बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख लीजिए टू, यहाँ पे सिर्फ बात की जाए तो यहाँ पे आई कैप प्लस टू जे कैप ये नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा टू आई कैप प्लस जे कैप, क्योंकि इक्वल वेक्टर होने के लिए आपका आई कंपोनेंट के साथ बराबर होना चाहिए और जे कंपोनेंट का जे कंपोनेंट के साथ बराबर होना चाहिए। यानी इस दो वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण इनका समान है। ठीक है बच्चों, बट डायरेक्शन नॉट सेम, इनका दिशा समान नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चों, बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। इज नॉट सेम, ये कहानी आप लोग ध्यान में रखेंगे बच्चों। चलिए इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो इसको आप लोग नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 दोनों खत्म हो गया बच्चों, और उसके बाद हम लोग चलिए अब एग्जाम्पल 6 में हम लोग प्रवेश करेंगे, और एग्जाम्पल 6 में जाने के बाद धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही करते हुए सारे सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। चूंकि ये बच्चों ये 12th क्लास का जो वेक्टर जो पोर्शन है ना बच्चों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसलिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि जब भी आप 12th का पेपर देने जाइएगा, देखिएगा कम से कम 10 या 12 मिनिमम क्वेश्चन केवल वेक्टर से ऑब्जेक्टिव में रख दिया जाता है। ठीक है, और इसलिए रख दिया जाता है क्योंकि देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस तो 3D से भी रहते हैं, 3D से, लेकिन 3D समझ लीजिए कि 3D पूरा का पूरा वेक्टर कॉन्सेप्ट से ही जन्म लेता है, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों 6 नंबर का, जो आपका मतलब 6 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है बच्चों 6 नंबर का जो एग्जांपल है वो कह रहा है कि यदि ए वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप, तो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यानी एकांक सदिश ज्ञात करे, तो एकांक सदिश आप लोग को तो मालूम है, एकांक सदिश ज्ञात करे। तो एकांक सदिश का सबसे बड़ा डिफिनेशन क्या होता है, तो कभी भी यूनिट वेक्टर निकालने जाइएगा बच्चों, तो यूनिट वेक्टर का सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है कि उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। यानी उसका अगर आप परिमाण निकालिएगा तो उसका परिमाण हमेशा 1 आता है, उसी को कहते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो चलिए बच्चों रितेश बाबू, हेलो, हेलो, क्लास समझ में आ रहा है क्या रितेश बाबू, बोलिए। हाँ, बुझा रहा है। चलिए, मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना आप लोगों को, बोलिए। चलिए तो यूनिट वेक्टर आज निकालना सिखाएंगे। यूनिट वेक्टर तो बहुत सारे आप लोग थ्योरी में आप लोग पढ़े पिछले थ्योरी में, लेकिन अब प्रैक्टिकली अब निकाला कैसे जाएगा आज सीख जाएंगे आप लोग बढ़िया से। वैसे तो सिखाने के लिए तो पीछे ही हम सिखा चुके हैं आप लोग को। चलिए यूनिट वेक्टर निकालते हैं। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में हम लेंगे बच्चों ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस के कैप के आगे कुछ नहीं है तो 1 रख दीजिए यहाँ पे, प्लस 1 के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों
किसी भी वेक्टर में बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन जब उसी वेक्टर का आप मॉड निकाल देते हैं, तभी पिछले टॉपिक्स में बताएं तो उसमें से डायरेक्शन हट जाता है, केवल मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों 2 दूनी के 4, तितरी का 9 प्लस 1 एकम 1, यानी आपका हो जाएगा बच्चों 9 4 13 1 14, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर रूट अंडर 14 यानी 14 आ गया। ठीक है। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, यानी यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर को कैप द्वारा सूचित किया जाता है, और ए कैप का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि हम बता रहे हैं कि ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है बच्चों, ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और जैसे ही उसका मॉड निकालोगे तो उसमें मैग्नीट्यूड आ जाता है, और मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाता है 1 बार में, इसलिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 हो जाता है। इसलिए बच्चों इसका फॉर्मूला होता है कि किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ए कैप का वैल्यू आ गया बच्चों, कितना आया? ए वेक्टर का मान कितना लेंगे बच्चों? 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है, और नहीं सिर्फ 1k कैप है, और बाई रूट अंडर 14 हो गया। अब इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए कैप बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2/√14 आई कैप प्लस 3/√14 जे कैप प्लस 1/√14 की कैप। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बच्चों ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर यानी इस एकांक सदिश यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और डायरेक्शन वही होता है जो पहले वेक्टर का होता है, यानी इसका डायरेक्शन और इस वेक्टर का डायरेक्शन, यानी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और जिस वेक्टर से निकाला गया है यूनिट वेक्टर, उन दोनों वेक्टरों का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? सेम होता है। और यूनिट वेक्टर की खासियत होती है कि इसका मॉड निकालोगे ना तो इसका मॉड हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा? तो देखिए हम आप लोग को प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। इसका मॉड जो निकालोगे बच्चों ये 1 आएगा। कैसे आएगा? तो देखिए रूट अंडर कितना हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर 2/√14 का होल स्क्वायर प्लस 3/√14 का होल स्क्वायर प्लस 1/√14 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4/14 प्लस 3/14 प्लस 1/14। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। और इन सभी का एलसीएम करेंगे बच्चों तो देखिए सबका एलसीएम 14 हो जाएगा। 14 से 1/14 है तो 4 प्लस 3 प्लस ओ सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा बच्चों, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 14/14 इज इक्वल टू 1। तो 14 से 14 कैंसिल हो गया 1 बार में, तो रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1 और 1 इज इक्वल टू 1। यानी कभी भी यूनिट वेक्टर आप निकाल लेते हैं, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद उसका मॉड निकालिएगा तो यूनिट वेक्टर का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 ही आता है। चलिए बच्चों अगला, चलिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट हम आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, चलिए अगर उतार लिए होंगे बच्चों तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं बच्चों।
यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है द मैग्नीट्यूड 7, यानी एग्जांपल 7 कह रहा है फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, that has magnitude that has magnitude 7 यूनिट्स, ठीक है। इसका क्या रहा है, ए वेक्टर के दिशा में ए वेक्टर के दिशा में ऐसा सदिश ज्ञात करें ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 7 हो। मतलब ए वेक्टर के ही डायरेक्शन में आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड निकालने पर 7 आ जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन कहता है ना बच्चों कि जी एक वेक्टर दे देगा, कहेगा कि उसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालिए कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या कितना आ जाए बच्चों, 7 आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देकर कॉन्सेप्ट याद करना होगा कि ऐसा हम क्या करें कि उसी के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बन जाए कि उसका मैग्नीट्यूड 7 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, क्योंकि जिस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको निकालना होगा उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए। तो यूनिट वेक्टर की खासियत होती है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन जिस वेक्टर से निकाला जाता है उस वेक्टर के ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर का तो उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऐसा वेक्टर बन जाएगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। और उसका डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, सेम होता है। तो चलिए हम समझाते हैं आप लोग को। सॉल्यूशन में हम लोग ऐसे करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं बच्चों ए वेक्टर में बच्चों आई कैप माइनस 2j कैप, ठीक है बच्चों। तो किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। अगर उस वेक्टर में मॉड लगा देते हैं हम लोग तो जानते हो क्या हो जाता है, डायरेक्शन हट जाता है और मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। और ऐसे में डायरेक्शन हट जाएगा, केवल क्या बचेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड बच जाता है। मैग्नीट्यूड बचेगा बच्चों तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान आप लोगों का कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 ही हो जाता है। यानी मैग्नीट्यूड आप लोग का कितना हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर का बच्चों, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोग का 5 हो गया बच्चों। तो यही कंडीशन होती है कि ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम जब यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो जब भी यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो एक कैप, तो ए कैप बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों ए वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। कहानी ऐसी है कि ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया कितना बार में, एक बार में। यानी हमारा ये यूनिट वेक्टर निकल गया ए कैप, और ए कैप का मान ए वेक्टर यानी 1 i कैप -2j कैप, और बाई कितना हो गया बच्चों, √5, ठीक है। और इसमें मैग्नीट्यूड 1 हो गया और डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन पहले वाले वेक्टर का है, ठीक है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब 1 हो गया, 1/√5 i कैप और -2j कैप 2/√5 j कैप, तो हम जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन इसका
वही है जो पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन है, यानी ए वेक्टर का डायरेक्शन है। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम चल रहा है, देख रहे हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि इस यूनिट वेक्टर में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7a कैप, तो ये हो जाएगा 7/√5 आई कैप माइनस 7 दूना के 14 √5 जे कैप। और मन ही मन मान लीजिए कि पहले मैग्नीट्यूड 1 था, अब 7 से गुना हो गया तो 7, और डायरेक्शन डायरेक्शन पहले जैसा ही आ गया। और इस 7a कैप को हम लोग डायरेक्ट मान लेंगे बी वेक्टर, और यही वो हमारा बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड हमेशा 7 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 7 आएगा। आप लोग चेक करके देख लीजिए, और 7 नहीं आया तो जो कहिएगा सो बच्चों, ठीक है। तो चलिए इस वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड चेक करके देखते हैं। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा √7/√5 का होल स्क्वायर प्लस 14/√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7 49/5, और 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 196 हो जाएगा। 196 और बाई कितना हो जाएगा बच्चों? 5। 5 5 का एलसीएम करेंगे तो आपका हो जाएगा बच्चों रूट अंडर टोटल हो जाएगा 5, और यहाँ पे 9 6 15 के 5, और 9 4 13, 1 14 के 4, और 1 1 2, और इसको हम लिख सकते हैं 5 का 20, और 5 45, और 49 का वर्गमूल 7। देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 7 आ गया ना रे बच्चों। तो हम लोग जो भी चाहेंगे कहेगा, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में कहेगा कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालिए, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, बस उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देना, और उसमें जितना मैग्नीट्यूड वाला मांगे उसमें उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका वो रिजल्टेंट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए चलिए हो गया बच्चों। अगर ये क्वेश्चन हो गया होगा तो चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बच्चों। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा जहाँ तक हमें उम्मीद है। क्वेश्चन अगला कह रहा है बच्चों, एग्जाम्पल 7 कह रहा है, 10.2 का एग्जाम्पल 7 है बच्चों। एनसीईआरटी के 10.2 का एग्जाम्पल 7 क्या कर रहा है बच्चों? 7 कह रहा है बच्चों, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर find the unit vector in the direction of the direction of the sum of a vector, sum of a vector is equal to 2i cap plus 2j cap, ठीक है, और -5k कैप। एक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, कमा एंड कर दीजिए, एंड बी वेक्टर बराबर ये 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसका हिंदी होगा, ये कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग के दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करें। एकांक सदिश ज्ञात करें। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है बच्चों, बहुत आसान चीज़ है, निकल जाएगा आप लोग का। तो सबसे पहले इन लोगों का योग निकाल लीजिए। किसी भी दो वेक्टर को जोड़ते हो तो हमेशा एक वेक्टर ही निकलता है, और उस वेक्टर का हम लोग को यूनिट वेक्टर निकाल देना है। तो चलिए बच्चों हम लोग जोड़ते हैं बच्चों, सोल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में दिया हुआ है, आपको करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर का मान रख लीजिए बच्चों 2i कैप
प्लस 2j कैप प्लस -5k कैप। ठीक है, अब प्लस में डाल दीजिए बच्चों 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे बच्चों कि आपका आ गया बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के जोड़ से हम लोग का सी वेक्टर आ गया। सी वेक्टर का मान आपका कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा 4i कैप, उसके बाद प्लस 3j कैप, और उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों? -2k कैप हो जाएगा। तो कह रहा था कि इन दोनों वेक्टरों के जोड़ के दोनों वेक्टरों के जोड़ के दिशा में एकांक सदिश निकाले। तो अब हमें सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश कैसे निकलेगा बच्चों? तो सबसे पहले यहाँ पे मॉड ऑफ सी वेक्टर लगा देंगे। तो मॉड ऑफ सी वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा बच्चों √4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो मॉड ऑफ सी वेक्टर का मान आ गया बच्चों, कितना हो जाएगा? √16 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों? 4, यानी 16 9 25 4 29, यानी मॉड ऑफ सी वेक्टर बराबर हो गया बच्चों √29। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर में बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये याद रखिएगा हमेशा। यानी परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, और जब उसका मॉड लगा देते हैं तो उसमें से डायरेक्शन हट जाता है, केवल मैग्नीट्यूड बचता है। तो ये भी मान लीजिए मैग्नीट्यूड है, ये भी आपका मैग्नीट्यूड है। अब देखिए बच्चों, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, तो जब भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो उस वेक्टर में उसके मॉड से आप भागा लगा देते हैं। तो उसके मॉड, उस वेक्टर में उसके मॉड से आप भागा लगाते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया, और बाई ये मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाता है 1 बार में, तो सी कैप इज इक्वल टू आपका हो जाता है बच्चों सी वेक्टर बाई मॉड ऑफ सी वेक्टर। तो चलिए बच्चों डाल देते हैं सी वेक्टर का मान कितना हो गया बच्चों? ये मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन आ गया ना रे बेटा? तो देखिए बच्चों, ये 4i कैप प्लस 3j कैप, और ये हो जाएगा बच्चों -2k कैप। ठीक है, और इसमें आप मॉड लगाते हैं बच्चों कितना? √29। तो आपका यूनिट वेक्टर बन के आ गया बच्चों सी कैप इज इक्वल टू 4/√29 और प्लस 3/√29 और -2/√29, और यहाँ पे लगा लेना आई कैप, यहाँ पे लगा लीजिए जे कैप, और यहाँ पे लगा लीजिए बच्चों के कैप। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया बच्चों, और यही आपका आंसर होगा। और चलिए चेक करके देख लेते हैं। आप इसको चेक कीजिएगा, इसका मॉड निकालिएगा तो हमेशा इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। यही कहानी होती है किसी भी वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालने के बच्चों। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर उतार लिए बच्चों तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको हम पिछले क्लास में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना सिखाए थे, डायरेक्शन रेशियो नहीं समझाए थे। चलिए बच्चों देखिए, अगर कोई वेक्टर अगर आपको दे दिया है, अगर ए वेक्टर है बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू आपको लिखा रहे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये 3D वेक्टर है बच्चों, ये 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट होता है, और 3 डायमेंशन हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस द्वारा बनती हैं। ठीक है, और 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस के कारण 3 एंगल्स बन जाते हैं। कोई भी वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में है तो तीनों एक्सिस से अपना अपना एंगल बना लेता है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा हो जाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा हो जाता है, और जेड एक्सिस के साथ क्या हो जाता है? गामा हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी कोई वेक्टर अगर किसी पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये, चलिए सपोज दैट हम आप लोगों को दिखा देते हैं बच्चों थोड़ा सा। देखिए बच्चों, ये आपका हो जाता है बच्चों जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस हो जाता है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है,
और ये आपका बच्चों एक्स एक्सिस हो जाता है, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, ये आपका, एक मिनट एक मिनट, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाता है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाता है, ये आपका जेड एक्सिस हो जाता है, और ये आपका ओरिजिन हो जाता है। और ओरिजिन से पोजीशन लेते हुए अगर किसी भी वेक्टर को खींचते हो, तो मान लीजिए ये ए पॉइंट हो जाता है, तो इस पॉइंट पर कहीं नहीं तो कहीं x1 कोऑर्डिनेट होगा, y1 कोऑर्डिनेट होगा, z1 कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ से हमारा जो ये ए वेक्टर बन के आ जाता है, इसी को हम कहते हैं बच्चों ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर तभी बोला जा सकता है जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है, यानी मूल बिंदु होता है। अगर आप किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन नहीं हो तो पोजीशन वेक्टर नहीं होता है। यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर आपका ओ ए वेक्टर है, और ये एक पॉइंट से बना है, ओ और ए के बीच में जो ये लाइन बना है यही ओ ए वेक्टर है। अब देखिए बच्चों, ये हमारा ओ ए वेक्टर आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया बच्चों। अब यहाँ पे जो ये एक्स वाई जेड जो होता है बच्चों, ये एक्स वाई जेड जो होता है, इसी एक्स कमा वाई कमा जेड को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, याद रखना एकदम। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का हिंदी जानते हो क्या होता है? इसको हम कहते हैं द्विक अनुपात। द्विक अनुपात, ठीक है, ठीक है। द्विक अनुपात यही हो जाता है। बाकी तो द्विक को जो है हम आप लोग को निकालना सिखाए हैं कैसे। अगर ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बनाए, और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाए, तो आपका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन यानी एक्स अक्ष की द्विक को जया डायरेक्शन कोसाइन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विक को जया, द्विक को जया। द्विक कोजेया क्या हो जाता है बच्चों? तो एक्स एक्सिस का द्विक कोजेया कॉस अल्फा हो जाता है, और कॉस अल्फा बराबर आपका हो जाता है एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बाई मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस का द्विक कोजेया कॉस बीटा हो जाता है, और कॉस बीटा बराबर आप लिख सकते हो वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो वाई बाई मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद बच्चों जेड एक्सिस का द्विकोजया जो होता है वो इस प्रकार से हो जाता है कॉस गामा। कॉस गामा इज इक्वल टू जेड बाई आपका क्या हो जाता है बच्चों? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो जेड बाई मॉड ऑफ ओ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है तो हम आप लोग को यहाँ पे समझा चुके हैं कि मॉड ऑफ अगर ओ ए वेक्टर आप लिखोगे तो ये हो जाता है रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का होल स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग जानते हो कॉस अल्फा को हम लोग एल कहते हैं, और कॉस बीटा को एम, और कॉस गामा को एन। और याद रखना बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 आता है। ये किसी भी, हमेशा ये अक्सर आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है बच्चों, तो इस बात को आप लोग नोट करके रखेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आप लोग का डायरेक्शन को साइन निकालना, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो निकालना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन, चलिए उतार लिए हैं बच्चों।
चलिए उताली होंगे तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मतलब आपको एग्जाम्पल 9 दिया हुआ है बच्चों। ये आपका 10.2 का एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 9 क्या कर रहा है बच्चों कि आपको ए वेक्टर दिया हुआ है कुछ इस रूप में। ए वेक्टर इज इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, और -2 के कैप, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है -2 के कैप। तो कह रहा है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो बराबर व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं द्विक अनुपात, आप लोग का पूछ रहा है। द्विक अनुपात बराबर वाट, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन बराबर वाट, यानी द्विक कोज्या बराबर वाट। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये सारी बातों को आप लोगों को समझते हुए आगे बढ़ जाना है, ठीक है बच्चों। देखिए, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में आप लोगों को दिया हुआ है ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है बच्चों आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 है। तो आपका डायरेक्शन रेशियो यानी द्विक अनुपात बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 1 1 और -2, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना होगा। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो -2 का होल स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान आ जाएगा आप लोग का बच्चों कितना, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 4, यानी √6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करता है बच्चों, तो डायरेक्शन कोसाइन आप लोग का हो जाएगा बच्चों एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है बच्चों कॉस अल्फा। कॉस अल्फा में सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो बच्चों 1 है, तो 1/√अंडर कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। उसके बाद वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसको कहते हैं बच्चों कॉस बीटा। कॉस बीटा के लिए ये 1 हो जाएगा बच्चों और 1/√6 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है बच्चों कॉस गामा। कॉस गामा का वैल्यू हो जाएगा -2/√6। यही है आप लोग का आंसर बच्चों, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बच्चों एल इसको कहते हैं एल, और इसको कहते हैं एम, और इसको कहते हैं एन। और आप लोग चेक करके देख लीजिए बच्चों, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 आता है। नहीं विश्वास है तो चेक कर लीजिए, 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस 1/√6 का होल स्क्वायर प्लस -2/√6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। चेक करके देख लीजिए, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 4/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे आप लोग देख ले रहे हैं बच्चों 6/6 हो जाएगा 1, 1 बराबर 1, देख लीजिए चेक हो गया बच्चों। तो ये कहानी होती है बच्चों डायरेक्शन कोसाइन की और डायरेक्शन रेशियो की। और हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।